नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ इकोनॉमिस्ट, टैक्स एंड बिजनेस एक्सपर्ट साथ में हैं और जिनका नाम है योगेंद्र कपूर। नामचीन व्यक्ति हैं और चूंकि 1 फरवरी आने जा रहा है तो निश्चित तौर पर आप सभी लोगों की इच्छा होगी कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आम लोगों के लिए क्या होगा। और जब हम आम लोगों की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए बहुत पहलुओं की बात करते हैं, क्योंकि आम लोगों का कंसर्न बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं, तो निश्चित तौर पर योगेंद्र कपूर साहब आपका स्वागत है। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को, जिनकी बड़ी उत्कंठा होगी, आकांक्षाएं होंगी ये जानने की कि आखिरकार इस बजट में हमें मिलने क्या जा रहा है, तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा सैलरीड क्लास को लेकर के, क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए ये खुशखबरी तो आई है कि आपने सुना कि नया आयोग का गठन होने जा रहा, 8वां वित्त आयोग, और उसके गठन का साफ मतलब है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी, फिटमेंट रेट बढ़ेगा, तो बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। एट द सेम टाइम मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस बार सैलरीड क्लास की अपेक्षाओं पर बजट किस हद तक खड़ा उतरेगा, क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि इतनी सैलरी पे इतना टैक्स लग रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। और अगर हम बाजार में भी देखें तो अगर टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा रिबेट नहीं मिलता तो लोग खर्च नहीं करते, और खर्च नहीं करते तो बाजार पर इसका असर पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 8th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एज वेल एज जो पेंशनर्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमें ये समझना है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो, और जब इस गवर्नमेंट का फोकस भी है कि एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव बेनिफिट टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तो उसमें बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जो है ऐसे पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसी स्कीम्स बनाएं, ऐसे प्रपोजल्स रखें जिससे एक हर तबके के आदमी को उसका बेनिफिट जो है डाउन द लाइन जो है वो पहुंचे। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का जो इस टाइम फोकस है वो ये है कि किस तरीके से एक कॉमन आदमी जो है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक पैसा जो है वो कैसे क्रिएट कराया जाए। और उसमें ऑब्वियस सी बात है कि टैक्सेशन मेजर्स जो हैं हमारे, उसके अंदर अगर हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं कि जिससे कि गवर्नमेंट की जो ओवरऑल कलेक्शंस हैं उस पर भी असर ना पड़े, एट द सेम टाइम एक कॉमन आदमी है जिसको बहुत ज़रूरी है किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट मिलना, और इसमें मैं स्पेसिफिक हूँ टुवर्ड्स मिडिल क्लास जो है, तो उनको जो है मैं इस तरीके से देखता हूँ कि आप उनको इस तरीके से बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उसमें आप उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप जो आपके टैक्स स्लैब्स हैं उसके अंदर जो है आप एक इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं स्लैब्स कि जिसमें जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन जो आज की डेट में न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 7 लाख जो है आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है, वो जो है आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 10 लाख। और आपके जो फर्दर जो स्लैब रेट्स हैं बेस्ड ऑन जो टैक्स रेट्स हैं उनको आप इस तरीके से वर्किंग करें कि आपका जो आपका हाईएस्ट स्लैब है जो 15 लाख एंड अबव जो इनकम होती है जिसमें 30% टैक्स एप्लीकेबल है, आप इस तरीके से रीवर्किंग करें अपने स्लैब्स की कि वो 15 लाख वाली जो लिमिट है वो 20 लाख तक पहुंच जाए। उससे देखिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आप एक तरीके से जो एक इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को वो एक तरीके से इस जरिए के थ्रू जो है दे रहे हैं। और आप जब एक एडिशनल पैसा क्रिएट करते हैं किसी के भी हाथ में तो वो उसको देखिए, जो स्पेंडिंग पैटर्न आज हम देख रहे हैं वो एक इस तरीके का है कि कोई भी जो एक इंडिया जो है आज एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इंजॉय करता है जिसमें वी हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड। उनका जो माइंडसेट है वो इस तरीके का है कि वो एक ट्रेडिशनल सेविंग्स में नहीं बिलीव करता है, वो बिलीव करता है कि कैसे मैं अपने मनी को और फर्दर ग्रो कर सकूं जो आपके मार्केट के अंदर जो मैकेनिज्म्स अवेलेबल है। और उसमें मैं अभी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं कैपिटल मार्केट्स की। तो हम ये देख रहे हैं कि जब आप एक एडिशनल पैसा किसी के हाथ में क्रिएट करेंगे तो वो आपकी अपने जरिया भी क्रिएट करेगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का भी, एट द सेम टाइम वो पैसा जो है आपकी इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा जब वो गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी।
तो इसमें आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का मल्टीपल फोल्ड जो बेनिफिट है वो जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव जो अचीव होते हैं जब हम ये भी देख रहे हैं कि आपके चाहे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट का जो फोकस है गोइंग फॉरवर्ड वो गवर्नेंस के ऊपर होना चाहिए कि आपके सिस्टम के अंदर ऐसे लूप होल्स नहीं होने चाहिए कि जिसमें जो आप एनकरेज करते हो किसी भी टाइप का टैक्स एवेजन को या टैक्स मैनिपुलेशंस को, और एट द सेम टाइम आपका फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज वेल एज नेशन की डेवलपमेंट पे होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें कही जा रही है कि सरकार 20% दर के लिए आय सीमा को 12 से 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 से 20 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है, जबकि 15 से 20 लाख रुपए की टैक्स योग्य आय वालों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सैलरीड लोग जो हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर मार्केट को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग अच्छे तरीके से खर्च करेंगे और जितना पैसा रोटेट होगा मुझे लगता है लोग उतने ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरे जैसे जितने भी सैलरीड लोग हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए तो उम्मीदों से इस बजट को देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो आम लोगों के लिए, सैलरीड लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत लेकर के आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और पीएमओ टैक्स ब्रेक विकल्पों पर अंतिम फैसला लेने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो ब्रेकअप है उसको कैसे बढ़ाया जाए, किनको टैक्स स्लैब में लाया जाए और जो मिनिमम सैलरीड पर जो टैक्स पे किया जाता है उसको बढ़ाया जाए, वो एक्सपेंड किया जाए। तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर के बहुत तरह की बात होती है कि डायरेक्ट टैक्स से सरकार की झोली भर गई है। सीबीडीटी ने 13 जनवरी 2025 को अनाउंस किया, आंकड़े जारी किए और बताया कि चालू वित्त वर्ष में 16.89 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है, जिसमें 7.68 लाख करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स है और 8.74 लाख का आप ये कह लीजिए तो नॉन कॉरपोरेट टैक्स है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, इससे क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि पिछले साल की तुलना में 16% ज्यादा है। तो इससे इसका कोई असर आने वाले बजट पर आप देखते हैं कि लोगों को कुछ इससे फायदा मिल सकता है? ये मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। डेफिनेटली, देखिए पहले मैं इसमें साथ के साथ जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स पे भी जाना चाहूँगा। इस गवर्नमेंट का जो एक्सट्रीम फोकस है वो रहा है कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी को फ्रॉम एन इनफॉर्मल टू फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाए। उससे रिलेटेड उन्होंने टाइम एंड अगेन जो है मेजर्स और रिफॉर्म्स करे भी हैं और आज हम देख रहे हैं कि उसका जो नेट रिजल्ट है वो हमारी इकोनॉमी में नज़र भी आ रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये भी फील करता हूँ कि अभी ये अगर हम इसको एक देखें कि इज़ इट गुड इनफ, तो मैं ये कहूँगा कि अभी इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आज हम स्टैटिस्टिक्स देखें इंटायर कंट्री के अंदर जो हमारा जो टैक्स बेस है, इस टाइम मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं इंडिया के अंदर वो आज की डेट में 8.2 करोड़ हैं ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़। और उन 8.2 करोड़ जो टैक्स फाइलर्स हैं उसमें से जो टैक्स पेयर्स हैं वो बेस सिर्फ 2.5 सीआर का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का ये देखें कि कितना परसेंट जो है टैक्स पे कर रही है पॉपुलेशन, तो वो मात्र सिर्फ लेस देन 2% है। तो मेरा ये मानना है कि अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि गवर्नमेंट जो है वो आगे अपने जो टैक्स कलेक्शंस हैं उसको ईयर ऑन ईयर जो है आगे हम इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि टैक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एक कॉमन आदमी जो है वो अगर आप उससे विलफुली आप टैक्स लेते हैं और उनको साथ के साथ आप ऐसी तरीके की सुविधाएं और सर्विसेज और बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आज की डेट में इवन एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी भी हो या बिजनेस में भी कोई है तो वो विलिंगली टैक्स पे करने को तैयार है।
आज तक परसेप्शन ये बिल्डअप होता था कि हम जो है टैक्स पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसका फोकस नहीं रहता है टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम जो है, जिसमें हम ये देखते थे कि चाहे आपका ईज ऑफ लिविंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों में हम ये देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। और ये एक टू वे प्रोसेस है कि जब आप ये देखते हैं कि आपके लिए गवर्नमेंट जो है फोकस्ड है कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है टाइम एंड अगेन ऐसे मेजर्स ले रही है कि जिसमें आपकी लाइफ जो है वो आप और मीनिंगफुल बन रही है और आप लाइफ में अपनी जो सर्विसेज हैं वो ले पा रहे हैं, तो आप विलिंगली जो है टैक्स पे करने में बिलीव करते हैं। तो आई कैन सी द रोड फॉरवर्ड कि हम ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो पॉइज्ड है कि डबल डिजिट ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। बिल्कुल। और अब मैं आम आदमी से जुड़े हुए ही दूसरे पहलू पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो सीधा सवाल किया कि एक आम आदमी जो कि सैलरीड है उसको क्या फ़ायदा होगा। कहा जाता है कि रेलवे इस देश का लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेशन को इंटीग्रेट करने में भी रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तर से दक्षिण हो, पूरब से पश्चिम हो, किसी भी तरफ रेलवे का नेटवर्क आप कह लीजिए तो बिल्कुल बिछा हुआ है। और इसलिए जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो रेलवे का बहुत बड़ा दखल है इसमें, बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या 26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में रेलवे ये उम्मीद कर रहा है, अगर आप बड़े लोगों से पूछें जो रेलवे सेक्टर में ध्यान रखते हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये उनकी उम्मीदें हैं, और इस बढ़ोतरी से जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको फायदा मिल सकता है, उनको गति मिल सकता है। अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए कुल पूंजीगत व्यय की अगर हम बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है, जो वर्तमान चालू वित्त वर्ष में ये तकरीबन 2.65 लाख करोड़ है। अब इसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें ये भी है कि रेलवे में जो अपग्रेडेशन पर फोकस सरकार का है, जो सरकार बार बार कहती है कि हम आम लोगों से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको अपग्रेड करेंगे, उसमें चाहे रोड्स हो चाहे रेलवे हो। तो मैं तो पहले रेलवे की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आम आदमी जब अपने घर को जाता है, अपने ज़िले को जाता है, अपने प्रदेशों को जाता है, तो वो रेलवे प्रीफर करता है। और मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे देश की लाइफ लाइन है, तो इस सेक्टर में क्या मिलने की उम्मीद है, क्या कुछ इंप्रूव कर सकता है, मैं चाहूँगा आप जरा इस पर बताएं। देखिए, रेलवेज जो है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लाइफ लाइन होती है एक कंट्री की, और इसमें अगर हम ये देखें कि वर्ल्ड ओवर अगर आप ये देखेंगे कि वहाँ पर अगर कोई सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो वो हम ये देखेंगे कि इट इज़ रेलवेज़। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आप ये देखिए कि जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं, चाहे आप अपनी एक कार अगर आप रखते हैं या ड्राइवर रखते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं एक बहुत कॉस्टली अफेयर्स हैं उन कंट्रीज़ के अंदर, और इंडिया के अंदर भी। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम जितना इस पर फोकस रखेंगे कि आपकी सर्विसेज, आज हम ये जाहिर सी बात है कि सामने नज़र आ रही है बात कि अगर हम इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल रेलवे सिस्टम देखें और विज़ावी ये देखें कि किस तरीके से मेट्रो रेल से स्टार्ट होते होते आज वंदे भारत एक्सप्रेस एक अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज जो सामने नज़र आ रही है, और उसमें आपकी टाइम की भी सेविंग है, कॉस्ट की भी सेविंग है। तो आप ये देखिए कि ये जितना अच्छे तरीके से डेवलप होंगी, तो आप ये देखिए कि आप एक कॉमन पर्सन भी जो है, या उसमें मैं कहूँगा कि आने वाले टाइम में इवन एक अपर मिडिल क्लास पर्सन जो है वो इन साधनों को यूज़ करने में बिलीव करेगा। और जब वो इन चीज़ों को यूज़ करने में बिलीव करेगा, तो आप ये देखेंगे कि उसके पास एक एडिशनल सेविंग्स जो क्रिएट होती है, तो वो उसको एक बेटर लाइफस्टाइल और बेटर लाइफ जो है जीने में जो है एक जरिया क्रिएट करती है। बिल्कुल, एक बेहतर जरिया क्रिएट करती है, बेटर लाइफस्टाइल हो सकता है, अपग्रेडेशन होगा तो लोगों को राहत मिलेगी, और निश्चित तौर पर जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे हो सकेंगे। तो जो रेलवे जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, वो अगर और बेहतर होगा तो आम लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए योगेंद्र कपूर जी, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि एक लोगों की ज़रूरतें क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान।
तो अगर रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए, तो कम से कम एक आदमी को लगता है जो बेसिक एमिनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, वो उसको मिल गया, तो उसके बाद फिर वो आगे की सोचता है। लेकिन हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो इसके लिए ही स्ट्रगल करता है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आती है रियल एस्टेट को लेकर के। रियल एस्टेट को लेकर के बड़ी चर्चा होती है कि आखिरकार क्या इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। इसकी चर्चा हमने बहुत सुनी है। रियल इंडस्ट्री के लोगों से आप बात करें तो उनको भी इस बजट से ये एक्सपेक्टेशन है कि क्या इस बार रियल एस्टेट को अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा तो निश्चित तौर पर होम लोन पर जो टैक्स लगता है उसको 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया जा सकता है। लोग इस टैक्स की छूट की वजह से लोग घर खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो उनको राहत की सांस भी मिलेगी। वो ऐसा सोचेंगे कि अब हमारे पास नौकरी है, हमारे पास खाना है, कपड़ा है, तो अब हमारे पास मकान भी होना चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री तो गरीबों के लिए मकान की सोचते हैं। अभी आपने हाल के दिनों में देखा कि दिल्ली में कुछ हजार लोगों को उन्होंने घर आवंटित किया। कई करोड़ घर बनाने की बात करते हैं, तकरीबन 4 करोड़। तो वो तो जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए बात करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास तबका भी सोचता है कि उसके पास मकान हो। तो क्या आप इसमें कोई रिलैक्सेशन देख रहे हैं होम लोन में? अगर ये लिमिट 2 से 5 बढ़ जाती है तो एक मिडिल क्लास, एक सैलरीड एम्प्लॉय सोच पाएगा कि वो घर खरीद सके। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये कि इस गवर्नमेंट के बारे में एक परसेप्शन ये बिल्डअप भी करा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है फोकस्ड है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को जो है वो ख़त्म करना, और एक ओल्ड टैक्स रिजीम मींस बेसिकली एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस, कि उसको ख़त्म करना और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने में बिलीव करती है। तो मैं इस जो बिलीफ है उसको जो है मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सट्रीमली फोकस्ड है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो को एग्जिस्ट करनी चाहिए। और उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस हैं वो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल हैं, और उसमें आप जो है उनको जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जरिया आप क्रिएट करें कि एक आदमी के पास, एक कॉमन आदमी के पास एक एडिशनल सेविंग्स क्रिएट हो सके, तो उसमें बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि रियल एस्टेट में जो आज की डेट में आप होम लोन लेते हैं और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी लिमिट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 2 लाख पे, और ये काफ़ी टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है। तो मेरा ये मानना है जब आप गवर्नमेंट का खुद फोकस है कि आप रियल एस्टेट को एज वेल एज हाउसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें एक उसका बेनिफिट जो है डाउन द लाइन अप टू अ कॉमन पर्सन जो है, एक लोअर तबके का भी जो पर्सन है, लोअर मिडिल क्लास तक, उस तक उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और उसमें जो लिमिट है हमारी वो 2 लाख से बढ़ा के, बहुत विशुअल थिंकिंग रहेगी कि अगर 5 लाख तक ले जाएं, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा एल्बो रूम्स जो हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ 2 से 3 लाख भी कर ले गवर्नमेंट जो है, तो वो एक अच्छा मेजर रहेगा रियल एस्टेट को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक ये कि एडिशनल सेविंग्स किसी के हाथ में क्रिएट करने में। और मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि मैंने मकान की भी बात कर ली, अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। हेल्थ सेक्टर को भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आप ये कह लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस भी एक कंपोनेंट है, जिसको लेकर के बहुत तरह जो दूसरी सरकारें हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो बहुत तरह का आरोप लगाती हैं कि कितना ज़्यादा हम टैक्स पे करते हैं, आम लोगों को क्या पे करना पड़ता है। या आप सरकारी अस्पताल की बात करें तो अभी भी देश जो है आम लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। और अगर हम सरकार की बात करें तो ठीक है, सरकार ने पीएम आरोग्य योजना के तहत, केंद्रीय सरकार ने लोगों को एक बड़ी राहत दी है। जो गरीब लोग हैं जो उसके तहत आते हैं उनको ये राहत दी गई है। और जहाँ तक आप कह लें कि सीनियर सिटीजन हैं, उनको लेकर के भी प्रधानमंत्री के बहुत सारे वादे हैं, पर नॉर्मल लोग अपने आय के अनुसार अपना इलाज करा सकें। और हेल्थ इंडस्ट्री पे सरकार का जिस तरीके से बात करती रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में भी हेल्थ को लेकर के सरकार कुछ गंभीर कंसर्न दिखाएगी और आम लोगों के पहुंच से बाहर इलाज, हेल्थ, हॉस्पिटल्स, तमाम चीजें नहीं होंगी?
देखिए, मैं कुछ इसमें एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा शेयर करूंगा जो हमें ये दर्शाएगा कि कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो देखी जाएगी कि इस सेक्टर को लेके जो है आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी पॉपुलेशन में वो अनइंश्योर्ड है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्कोप है एक मेडिकल सेक्टर के अंदर सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए। और इसमें मैं ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल तक की जो मीटिंग हुई हैं उसमें उन्होंने इन डिसीजंस को डिफर करा कि कैसे जो है जीएसटी की एक जो कॉस्ट होती है जो इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है कि जिसको बहुत टाइम से एक मांग है कि उसको रिड्यूस करा जाए, जिससे कि एक कॉमन आदमी के हाथ में जो है एक एडिशनल पैसे क्रिएट होंगे। तो ये एक डिसीजन ऐसा है जो बार बार जो है उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इन डिसीजंस को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए और उसमें एक राहत जो है वो देनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़रूरी ये है कि हम मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है उस तक जो है हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको जो है डाउन द लाइन जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक हेल्दी इंडिया जो है वो ही एक स्किल्ड और प्रोडक्टिव इंडिया बन सकता है। बिल्कुल। तो हेल्दी इंडिया ही प्रोडक्टिव और स्किल्ड इंडिया बन सकता है और ये प्रधानमंत्री का सपना भी है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के कितने सजग हैं हम उनके भाषणों में अक्सर सुनते हैं। और हमें ये उम्मीद है कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो इन तमाम कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। अब मैं शिक्षा को लेकर के भी पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है और अक्सर सरकारों पर इस तरह की बातें होती है कि सरकार अब एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहती, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन बढ़ रहा है और उससे कई सारे लोग जिनकी इनकम बहुत नियमित है, कम है, वो प्रॉपर एजुकेशन ले नहीं पाते हैं क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता है और इसलिए गरीब बेचारे और गरीब होते जाते हैं, वो स्किल्ड नहीं हो पाते, वो अनस्किल्ड ही रह जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस बार एजुकेशन सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, वित्त मंत्री से, आने वाले बजट में उनको क्या मिलने जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब अभी हमने हेल्थ की बात करी तो मेरे हिसाब से जो सेकंड एरिया ऑफ फोकस है वो है एजुकेशन। आज इंडिया जो है एक अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय करता है इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक टाइमली एजुकेशन और एक इस तरीके की एजुकेशन और स्किल्स डेवलप करवाई जाएं जो एक उनको एक प्रोडक्टिव एसेट बनाने में हेल्प करें। क्योंकि अगर हमने इस एरिया को नेग्लेक्ट करा तो हम ये देखेंगे कि एक आपका कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो टाइम नहीं लगेगा कि वो एक प्रोडक्टिव एसेट से एक प्रोडक्टिव लाइबिलिटी में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस एरिया पे एक्सट्रीमली फोकस करना है और ये इंश्योर करना है कि डाउन द लाइन जो एक लोअर तबके का या पुअर सेगमेंट का भी जो एक बच्चा है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कैसे एक इन टर्म्स ऑफ फ्री एजुकेशन जो है वो मिले। क्योंकि अगर आप ये स्किल उनको नहीं डेवलप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आज जो एक इंडिया के बारे में टर्म कॉइन करी जाती है कि वी आर लिविंग इन टू इंडियाज, तो वो इसी का नेट रिजल्ट है कि आप वर्ड्स में जो है जरूर बोलते हैं कि आप एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। तो इसलिए वो जरूरी है कि डाउन द लाइन वो मैसेज जो है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो जाए और जिससे कि हम ये देखें कि एक ओवरऑल ग्रोथ जो है कंट्री की जो है वो हमारे इकोनॉमी को ही हेल्प करेगी, चाहे वो हमारे जीडीपी के साइज इंक्रीज में हो, चाहे वो इंडिया को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने में हो। बिल्कुल। और मैं अगला सवाल आपसे ये करने जा रहा हूं ईपीएफओ को लेकर के। ईपीएफओ पेंशन स्कीम जो है इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है ईपीएस 1995 योजना के तहत और यह व्यवस्था साल 2014 से लागू है और लंबे समय से पेंशनर्स इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदें क्या है और सरकार क्या, क्योंकि कर्मचारी संगठन है, ये भी एक वो कहते हैं ना बड़ा प्रेशर ग्रुप है जिसका सरकार पे एक दबाव रहता है। आपको लगता है
कि ईपीएफओ की पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये संभव है क्या? अगर इतना संभव नहीं भी है तो भी सरकार कुछ कर सकती है, समवेयर इन बिटवीन। देखिए, मेरा बहुत क्लियरली मानना है कि गवर्नमेंट के पास एल्बो रूम अवेलेबल है कि वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो है गवर्नमेंट की कलेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी है, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम ये देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर जो है डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। तो और मैं ये भी मानता हूँ कि एट द सेम टाइम एक चैलेंज होता है कि गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर जो है मेरा ये मानना है कि फिस्कल डिसिप्लिन भी इंडिया का जो है वो उस तरीके से नहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि आपको अपनी जो लोग हैं उनको भी एक सेटिस्फाइड रखना है कि उनकी जो डे टू डे लिविंग है वो एटलीस्ट एक जो इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन है उसको वो मीट कर पाए। आज देखिए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक जो बिलीफ है वो यही है कि उनकी इंक्रीज जो है वो इससे ज़्यादा नहीं है कि वो इन्फ्लेशन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारा उससे ज़्यादा जो है वो ग्रो कर पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज हम ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है आपको एक ऐसा जरिया मिलता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉसिबल है। और उसके कंपैरिजन में हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर ग्रोथ होती है एक एम्प्लॉय की वो एक बहुत नेग्लिजिबल लेवल्स की है जो सिर्फ मुश्किल से इन्फ्लेशन को मीट कर पाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे तबके को जो है उनको उनके माइंडसेट को एज वेल एज थॉट प्रोसेस को एनकरेज करने के लिए। बिल्कुल। और मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन को क्या उम्मीद है? सीनियर सिटीजन को क्या स्पेशल छूट मिल सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन को अगर इस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर अपना वो जो रिटायरमेंट वाला पीरियड है जिस समय उनको आराम की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएँ, तो उनको सरकार क्या छूट देने जा रही है? क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के कंसर्न को लेकर के भी तमाम ग्रुप्स बात करती हैं, तो इस बजट में आप उनके लिए क्या उम्मीदें देख रहे हैं? राइट। देखिए, हमें जाहिर सी बात है जब हम देखते हैं कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या उसमें सेंटर हो, स्टेट हैं, उन सब के पास ये सुविधाएं अवेलेबल हैं कि उनके पास लाइफ टाइम बेनिफिट्स होते हैं आपका मेडिकल सर्विसेज को एंजॉय करने के। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहा है या फिर रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्टर से और फिर अपनी लाइफ जी रहा है, तो उसको अपने ये सारे खर्चे जो हैं अपनी जो सेविंग्स हैं उसी से मीट आउट करने पड़ते हैं, जिसकी उसे कोई आज की डेट में अदर देन मेडिक्लेम जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को लिमिट्स को जो है एक रिवाइज करने की ज़रूरत है और उसमें जो है वो एक ज़रिया बनेगा एक सीनियर सिटीजन को जो है उनके पास एक एडिशनल सेविंग्स क्रिएट होने का, जिससे एक वो अपनी जो इंक्रीज कॉस्ट है मेडिकल सर्विसेज की ईयर ऑन ईयर उसको जो है वो आसानी से मीट आउट कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल है, चूंकि किसी भी देश का इकोनॉमी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एक्सपोर्ट कैसा है, वो कैसा एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट से उसकी कमाई होती है, रिवेन्यू वो कमा पाता है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम बात करते हैं कि हमें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है निर्धारित करना होगा, उस लिमिट में रहना होगा। अगर ये घाटा ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इस बार ये बात की जा रही है कि इस बार जो है राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% के आसपास तय किया जाएगा। इस तरह से कई सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से अमेरिका और चाइना के बीच में कटुता बढ़ी है और भारत भी एक बड़े प्लेयर की तरह उभर रहा है, तो आपको ये लगता है कि एक तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कम करना ये भारत के लिए चुनौती है, वो लगभग कितने % पे फिक्स किया जाएगा? निश्चित तौर पर कोई भी वित्त मंत्री का फोकस इस पर होगा और साथ ही साथ दूसरा फोकस ये होगा कि वो कैसे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए। हमने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री बहुत तरह की बात करते हैं कि भाई मेड इन इंडिया आप चीज़ों को बनाइए,
लोकल है तो ग्लोबल है, बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स दिए गए। तो आपको ये लगता है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े उस पर वित्त मंत्री फोकस करेंगी, और जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 4.5% निर्धारित करने की बात जो की जा रही है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों पहलू पर भी सरकार इस बार गंभीरता से विचार करने जा रही है? देखिए, अगर हम लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स देखें तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रोथ जो है। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एट एन ऑल टाइम हाई हैं एज कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स, और जो ग्रोथ हो रहा है, अगर हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों को देखें तो इंपोर्ट्स का जो परसेंटेज है वो कई गुना ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का इस टाइम फोकस बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स, देखिए जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी है हमारे जीडीपी का जो है, और जब हम अपने जीडीपी के साइज को इंक्रीज करने की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं, चाहे उसके अंदर आपने पीएलआई स्कीम लाई, बहुत अच्छा एक मेजर लिया, लेकिन क्या ग्राउंड पे उसके रिजल्ट जिस पेस से दिखाई देने चाहिए, और जो अभी आपने जैसे बात सही बोला कि यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड जो कॉम्पिटिटिवनेस इस टाइम चल रही है और जो कई इश्यूज़ के ऊपर उनके कन्फ्रंटेशंस हैं, उसका ये मैं ये मानता हूँ कि आज से ज़्यादा कभी भी इन द पास्ट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि इंडिया जो है इन चीज़ों का बेनिफिट जो है वो ले सकता है और उसे लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा यूथ है जो आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप जो है ऐसी स्कीम्स क्रिएट करें और बनाएं जिससे आप जो है एक जो भी उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, उसके पास जो है आप उसको बेनिफिट इस तरीके से दे रहे हैं कि वो एनकरेज हो रहा है एक्सपोर्ट्स करने में, और उस तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स जो आइटम्स हैं, चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज, वो जो है कॉम्पिटिटिव बन रही है वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो योगेंद्र कपूर जी, आने वाले बजट से लोगों को बहुत उम्मीद है, और क्या क्या उम्मीदें हैं उसको लेकर के हमने आपसे सवाल भी किया, और आपने उन सवालों का बहुत शानदार जवाब दिया। मुझे लगता है जनता को आपने जिस तरीके से, हमारे ऑडियंस को जिस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपने समझाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इस बात को ज़रूर समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, वित्त मंत्री आने वाले बजट को लेकर के लोगों की उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी। इसकी पूरी संभावना है, पूरी गुंजाइश है। तो योगेंद्र कपूर जी, आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।